फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकारों में पहला जो मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार और समानता के अधिकार के जो आर्टिकल हैं वो 14 से 18 के बीच में है, मतलब 14 से लेकर 18 तक। ये जो मूल अधिकार वाला चैप्टर है, इसके हर एक आर्टिकल को हमें पढ़ना है, हर एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो पहला वाला आर्टिकल है, इसका सबसे पहला वाला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 है। इसमें लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता व विधियों का समान संरक्षण। विधियों या कानून का समान संरक्षण। तो आर्टिकल नंबर 14 में दो बातें हैं। आर्टिकल नंबर 14 में दो बातें कही गई हैं। पहली बात है विधि के समक्ष समानता, पहले इतनी बात देखें। और दूसरी बात में कहा गया है विधियों मतलब कानून का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, ये दो अलग अलग बातें हैं। देखिए, पहली बात तो इनके सोर्स अलग अलग हैं। ये विधि के समक्ष समानता का जो प्रावधान है, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये प्रावधान आया है ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समानता कहाँ से आई है? ब्रिटेन से। और कानून का समान संरक्षण, ये प्रावधान कहाँ से आया है? तो ये प्रावधान आया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका। बात यह है, देखिए, विधि कहते हैं कानून को, के समक्ष मतलब सामने, समानता बराबरी। कानून के नज़र में सब लोग बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी विशेष धर्म का व्यक्ति हो, विशेष समुदाय का व्यक्ति हो, विशेष लिंग का व्यक्ति हो। तो जेंडर के मामले में, जाति के मामले में, संपत्ति के मामले में, ठीक है, चाहे वो देश का नागरिक हो या वो देश का नागरिक ना हो, मतलब विदेशी नागरिक हो, कानून की नज़र में सब लोग कैसे हैं? सब लोग बराबर हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कानून जो है वो इस बात का भेदभाव नहीं करेगा कि कौन देश का व्यक्ति है, कौन विदेशी व्यक्ति है। क्या भारत के अंदर अगर कोई विदेशी व्यक्ति आता है और उसके खिलाफ कोई अनाचार होता है, तो क्या कानून जो है उसकी मदद नहीं करेगा? कानून की नज़र में सब बराबर है। इसलिए न्याय की जो मूर्ति है, न्याय की जो प्रतिमा है, उसकी आँखों के ऊपर एक काली पट्टी है, ठीक है।
न्याय की जो प्रतिमा है उसकी आंखों पर एक काली पट्टी है। वो पट्टी इसी वजह से है कि वो बिना देखने का मतलब ये है कि देख के पक्षपात ना करे, इसलिए कानून की नज़र में सब लोग कैसे हैं, समान हैं। दूसरी बात, इसमें कहा गया है कि विधियों या कानून का समान संरक्षण, कानून सबको समान संरक्षण प्रदान करेगा, कानून सबको समान सिक्योरिटी या संरक्षण प्रदान करेगा। तो कानून की नज़र में सब बराबर हैं और कानून सबको समान संरक्षण प्रदान करता है, चाहे वो देश का नागरिक हो या चाहे वो गैर नागरिक हो। तो इससे एक बात सामने निकल कर आई है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा, ये दोनों के लिए है, नागरिकों के लिए भी है और गैर नागरिकों के लिए भी है। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पर नोट कर लें। यह अधिकार नागरिकों व गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। कल हम लोगों ने डिस्कशन करा था इस मसले को लेकर कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। तो उसमें सबसे पहली बात हम लोगों ने ये लिखी थी कि सभी मूल अधिकार देश के नागरिकों को दिए गए हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे भी हैं जो गैर नागरिकों को भी दिए गए हैं। तो आर्टिकल नंबर 14 जो है वो दोनों के लिए है। कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं और कानून सबको समान संरक्षण प्रदान करता है। विधि के समक्ष समानता, ये प्रावधान ब्रिटेन से आया है, जबकि कानून का समान संरक्षण का जो प्रावधान कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 के पार्ट हैं और वो इम्पोर्टेंट हैं। 15 के जो पार्ट हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अनुच्छेद नंबर 14 के बाद में आएगा अनुच्छेद नंबर 15। पंद्रह के पार्ट बने हुए हैं। 15 का पहला पार्ट, 15 के 1 में क्या है, देखिए, धर्म जाति कोमा जाति कोमा मूल वंश कोमा लिंग जन्म स्थान लिंग कोमा जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, क्योंकि देखो पेपर में जो भाषा आती है उसी भाषा में अगर हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पेपर को करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी, समझ लेंगे, अपनी भाषा में पढ़ेंगे हम। किताब की भाषा में अनुच्छेद नंबर 15 का दूसरा पार्ट, 15 के इसे कै बोल सकते हो, इसे ख बोल सकते हो, इसे ए बोल सकते हो, इसे बी बोल सकते हो। ठीक है, 15 के दूसरे वाले पार्ट में क्या है आप मेरे साथ नोट कर लीजिए, फिर हम सब लोग एक्सप्लेन करेंगे एक एक लाइन को। किसी भी नागरिक को धर्म जाति मूल वंश कोमा लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर
आदि के आधार पर दुकानों कोमा सार्वजनिक भोजनालयों होटलों कोमा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों कोमा कुओं, तालाबों, स्नानाघाट, सड़क आदि के उपयोग से नहीं रोका जा सकता। इसी का अनुच्छेद 15 का तीसरा पार्ट 15 के 3 में कहा गया है, राज्य स्त्रियों कोमा बालकों के लिए उनकी विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15 का 4 शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान। शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान वो दिया हुआ है SC ST OBC को, और OBC का जो प्रावधान है वो क्रीमी लेयर के आधार पर है। क्रीमी लेयर और ये क्रीमी लेयर का प्रावधान आया था 1993 में। बताएंगे क्या है ये। 15 के 5 में निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान। निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान।
ये 5 बातें इसमें कही गई हैं, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5). हर एक बात को समझना है और ये भी चेक करके देखना है कि ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। ठीक है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। हम पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार, समानता, इक्वलिटी का राइट्स है हमारा। ये सबसे पहले सामाजिक रूप से अगर हमें बराबरी का हक मिलेगा या बराबरी का हक दिया जाएगा लोगों को, तो लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो समानता के अधिकार में पहला जो आर्टिकल 14 था वो विधि के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की बात की गई थी। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, इन प्रावधानों को देखना है और इसका मतलब भी समझना क्या है। इसका मतलब आर्टिकल नंबर 15 के पहले वाले पार्ट में कहा गया है, देखिए, धर्म, व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, जाति वो किसी जाति का क्यों ना हो, मूल वंश वो किसी भी वंश का क्यों ना हो, जेंडर मतलब लिंग वो स्त्री हो या पुरुष हो किसी भी जेंडर का होगा, जन्म स्थान उसका जन्म कहीं भी हुआ हो भारत में, किसी भी स्टेट में हुआ हो, आदि के आधार पर विभेद का मतलब होता है भेदभाव। भेदभाव, विभेद का मतलब क्या होता है, भेदभाव का प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब है मनाही। भारतीय संविधान इस बात को मना करता है कि आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, वंश के स्थान पर लोगों में भेदभाव नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ये हमें अधिकार मिला हुआ है कि हम किसी भी जाति के क्यों ना हो, किसी धर्म के क्यों ना हो, किसी वंश के क्यों ना हो, किसी जन्म स्थान विशेष के क्यों ना हो, लेकिन हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, हम एक दूसरे के समान हैं, हमें समानता का राइट्स मिला हुआ है। इसका मतलब समझ जाना, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भारत में जो भी निवास करता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना है, अमीर है, गरीब है, पुरुष है, स्त्री है, हिंदू है, मुस्लिम है, किसी भी जाति विशेष का है, कानून या संविधान उसको भेदभाव से परे रखता है। संविधान की नज़र में वो क्या है, सब बराबर है। तो ये बराबरी का अधिकार है हमारा। तो 15 के पहले पार्ट में क्या है कि देखिए, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भेदभाव को दूर करने वाला है, ये विभाजन को दूर करने वाला है। 15 के पहले में क्या है, धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, 15 के दूसरे में क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कह रहे हैं किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों जो ढाबे वगैरह होते हैं, होटलों जो होटल वगैरह होते हैं, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों मतलब जो पार्क होते हैं, जो कुएं होते हैं पानी के लिए, तालाब होते हैं, स्नाना घाट होते हैं, नदियों के किनारे घाट बने हुए होते हैं नहाने के लिए, सड़कें होती हैं, आदि के उपयोग से नहीं रोका जा सकता। इसमें एक बात का ध्यान जरूर आपको रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो भी सरकारी चीज़ें हैं, जो भी सरकारी चीज़ें हैं, जो भी पब्लिक सेक्टर में आने वाली चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल हर एक आदमी को, मतलब हर एक आदमी उसका इस्तेमाल कर सकता है। अब जैसे इसमें मनोरंजन के साधन की एक बात आई थी, तो मनोरंजन के साधन का मतलब हो गया पार्क। अब पार्क होते हैं दो प्रकार के, एक पार्क होते हैं सरकारी और एक पार्क लोग अपने घरों के आगे बनवा लेते हैं, उसमें झूले वगैरह भी लगवा लेते हैं निजी तरीके से। अमीर आदमी ऐसा कर लेते हैं, उनके बंगले के आगे पार्क होता है। तो सवाल इस बात का है
कि पार्कों का इस्तेमाल सभी नागरिक करेंगे, लेकिन क्या निजी पार्क का इस्तेमाल भी सभी करेंगे? अब एक आदमी के घर के अंदर पार्क बना हुआ और आप सुबह 4 बजे गेट खटखटा रहे हैं, भैया खोलिए रे, है उन्होंने दरवाज़ा खोला, क्या करो, पार्क में टहल आया हूँ, तो ऐसे पार्क में आपको नहीं टहलने दिया जाएगा, वो उसका निजी है। ठीक है, अगर सरकारी पार्क है, पब्लिक सेक्टर का पार्क है तो आप टहल सकते हैं, लेकिन प्राइवेट है तो वो मना भी कर सकता आपको। बोलो, ऐसी देखिए ऐसी कह रहे हैं भाई सड़कें हैं, सड़कें 2 प्रकार की होती हैं, सरकारी तो होती हैं। अब मान लो मेरा घर यहाँ है, सामने आपको गेट नज़र आ रहा है, तो मैंने इस पूरे जो मेरा पूरा मैदान था, इस मैदान में मैंने घर बनाया, इस कोने में इधर खेती वेती करता हूँ मैं, तो वो जो रास्ता है, गेट मेरा वहाँ है, वहाँ से एक रास्ता मैंने अपना बनवाया है, वो मेरा रास्ता है। अब एक आदमी आता है, उसमें कार वार खड़ी करके निकल जाता, अब मैं ढूंढ रहा हूँ मैंने कि कहाँ से लेकर आऊँ उस आदमी को। क्या ऐसी सड़कों का इस्तेमाल भी सब लोग करेंगे? जो निजी सड़कें हैं, निजी सड़कें कुछ लोग अपने घर तक रोड बनवा लेते, नहीं बनवा लेते, वो ज़मीन भी उनकी होती है और रोड भी उनकी होती है, भाई वो परमिशन देते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है? और वो परमिशन अगर नहीं देता भैया तो कहीं बाहर ले जाकर खड़ी करिए आप। तो इसमें भी 2 बात है, निजी और सार्वजनिक। तो एक लाइन में इस बात को समझिए कि जो भी चीज़ें सरकारी सेक्टर में हैं, जो भी चीज़ें सरकारी सेक्टर में हैं, उन सब का इस्तेमाल सब लोग करेंगे। ठीक है, सब लोग करेंगे। क्लियर होगी बात? कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन हाँ, अब एक बात बताओ तुम मुझे, बस हैं, बस सरकारी और प्राइवेट दोनों चल रही हैं, लेकिन दोनों बस पब्लिक सेक्टर में काम कर रही हैं। सरकारी रोडवेज भी आम आदमी के लिए हैं और प्राइवेट बस भी आम आदमी के लिए हैं। तो ऐसे में प्राइवेट बस वाला भी आपको लेकर जाएगा, बशर्ते आप उसका किराया पूरा दें, वो आपको बैठाने से क्यों मना करेगा। लेकिन जहाँ बात कारों की आ गई, भाई कार प्राइवेट है, अब एक आदमी निकला हुआ जा रहा है, तुमने हाथ दिया कार को, उसने नहीं रोकी कार, अगली बार में मिला आप उससे लड़ पड़े कि भाई मैं अड्डे पर खड़ा था, मैं तो पैसे देता तुझे, तू तो मुझे बैठा के लेकर जाता। अरे भैया वो प्राइवेट है, नहीं है, उसकी निजी है, मन करेगा बैठाएगा, नहीं मन करेगा नहीं बैठाएगा। लेकिन जो चीज़ें पब्लिक सेक्टर में लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, वो आपको बैठा के लेकर आएंगी। क्लियर होगी बात? तो इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक निजी और एक प्राइवेट। अब एक संस्थान है, जैसे ये स्कूल है, कोचिंग सेंटर्स होते हैं, ये सबके लिए होते नहीं होते, लेकिन किसी भी बच्चे को प्राइवेट कोचिंग वाला भी पढ़ाने से मना थोड़ी कर सकता कि नहीं नहीं इसे मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ऐसा थोड़ी होगा। भाई जब सबको पढ़ा रहे हैं तो इस बच्चे को पढ़ाओ आप। सरकारी स्कूलों में तो पढ़ने का सबका अधिकार है, तो प्राइवेट में भी अधिकार है, या नहीं है? ठीक है, देखिए एक चीज़ देखी जाती है, एक दावत हुई, ऐसे हिसाब लगाओ, एक दावत हुई। अच्छा, जो दावत शादी समारोह में हम देते हैं, तो जिन लोगों को इनवाइट करा जाता है उन्हीं की दावत होती है ना, होती है नहीं होती बताओ? अब उन्हीं की दावत होती है, तो जो लोग इनवाइट थे दावत में वो आए, उनको दावत खिलाई गई। 4 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी ऐसे आ गए जिनकी दावत नहीं थी, तो ये तो तय बात है कि भूखे को खाना खिलाना चाहिए, है? लेकिन वो कहते भैया हम तो भूखे, हमें खाना खिलाओ, तो भाई ठीक है बैठ जाओ, हम आपको खाना खिलाएंगे, क्योंकि वो खाना मांग रहे हैं। वो कहते नहीं नहीं हम तो खाना खा के जाएंगे, जब सब खा रहे हैं तो हम क्यों ना खाएं। तो भैया लंगर थोड़ी लुट रिया है, ये शादी हो रही है। अच्छा, एक आप करते हैं लंगर भंडारा, भंडारे में कोई इनवाइट नहीं होता, जो आएगा वो खाएगा, है या नहीं है? तो उसमें आप मना नहीं कर सकते। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि कहाँ पर आप चीज़ों को रोक सकते हैं और कहाँ पर नहीं रोक सकते। क्लियर होगी बात? लेकिन जो सरकारी हैं वो सबके लिए है, प्राइवेट में भी जो चीज़ें सबके लिए हैं वो सबके लिए रहेंगी, उसमें किसी जाति विशेष को आप जाति विशेष को शामिल नहीं करेंगे। देखिए कह रहे हैं 15 के 3 में एक बात कही गई है, इम्पोर्टेंट बात है ये कह रहे हैं कि जो राज्य है वो स्त्रियों और बालकों के लिए उनकी विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य का मतलब यहाँ देश भी है और राज्य का मतलब स्टेट भी है, राज्य का मतलब कोई संस्था भी है। यहाँ ये कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों की चूँकि विशेष स्थिति होती है, तो राज्य महिला और बच्चों को थोड़ा ध्यान में रख के
उनकी विशेष स्थिति को देखते हुए कुछ उन्हें डिस्काउंट मतलब कुछ उन्हें राहत दे सकता है, कुछ राहत दे सकता है, कुछ राहत दे सकता है। जैसा आप जानते हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जोखिम भरे कामों पर आप नहीं लगा सकते हैं, जोखिम भरे कामों पर नहीं लगा सकते। ये उन्हें क्यों प्रावधान दिया गया है? उनकी विशेष स्थिति की वजह से, ठीक है। ऐसी महिलाओं को विशेष स्थिति के आधार पर सरकार ने कुछ रियायत दी है। आगे चलिए, 15 के 4 में कहा गया है जो भी शैक्षणिक संस्थान होंगे पढ़ाई लिखाई वाले, उनमें SC ST और OBC को क्या दिया गया है? रिजर्वेशन, आरक्षण। अब देखो ये समानता लाने की वजह से दिया गया है। एक स्कूल में 100 सीटें हैं तो 100 सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। भाई इतनी सीटें SC वाले बच्चों को दी जाएंगी, इतनी सीटों पर ST के बच्चे रहेंगे, इतनी सीटें OBC को दी जाएंगी, इतनी सीटें जनरल रखी जाएंगी। वो क्यों दिया गया है? क्योंकि सबको पढ़ने का मौका मिले, पढ़ाई में सब लोग कैसे हो जाएं? समान हो जाएं। बाद में चल के इसी आर्टिकल के तहत एक चीज़ और जोड़ी गई कि जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं उनमें भी SC ST और OBC को क्या करा जाएगा? रिजर्वेशन दिया जाएगा। SC ST को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में भी। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 15 के पहले में कहा गया है धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा तो सब समान हो जाएंगे। 15 के दूसरे में कहा गया है कि देखिए जो भी चीज़ें पब्लिक सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, उनका उपयोग सब लोग करेंगे, ठीक है। तीसरा कहा गया है 15 के 3 में, हाँ, कि राज्य महिलाओं और बच्चों की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ राहत दे सकता है, कुछ विशेष प्रावधान वो कर सकता है, ठीक है। 15 के 4 में क्या कहा गया है कि जो सरकारी शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें शिक्षा की समानता को लाने के लिए SC ST और OBC का रिजर्वेशन रखा गया है, आरक्षण। 15 के 5 में क्या कहा गया है कि जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं उनमें भी SC ST और OBC को रिजर्वेशन दिया गया है। अब एक बता दो मुझे बात, क्या ये आर्टिकल 15 जो है वो गैर नागरिकों को भी प्राप्त होगा? विदेशी लोगों को? विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं है। यह अधिकार केवल और केवल किसे प्राप्त है? भारत के नागरिकों को। तो ये बात नोट कर लीजिए, ये बात नोट करनी है, यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। मतलब ये नागरिकों को दिया गया है, गैर नागरिकों को ये अधिकार नहीं दिया गया। वो अलग है, वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आएगा। तो आर्टिकल 14 जो है वो दोनों को है, आर्टिकल 15 जो है वो केवल नागरिकों को प्राप्त है। चलिए आर्टिकल 16 की बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 16 अनुच्छेद 16 के भी पार्ट हैं, खास लिख लेंगे 16 के पार्ट। 16 के 1 में कहा गया है लोक नियोजन के विषयों में अफसरों की समानता। लोक नियोजन के विषयों में अवसरों की समानता, अवसरों की समानता। समझते हुए भी चलें इसको। ये मामला क्या है? मामला बेटा ये है, देखो लोक नियोजन किसे कहते हैं? जो पब्लिक सेक्टर है, मतलब सरकारी क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर निकलेंगे, नौकरियां निकलेंगी,
उन नौकरियों पर, उन नौकरियों के विषयों पर, नौकरियों के जो मौके होंगे उन पर सबका समान अधिकार है। इस बात को ऐसा समझिए, लोक नियोजन के विषयों में अवसरों की समानता। सरकारी क्षेत्र में जो भी नौकरियां निकलेंगी उन नौकरियों पर सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया है नौकरियां करने का। बताइए, क्या ये आर्टिकल विदेशी नागरिकों को प्राप्त होगा? क्या विदेशी व्यक्ति भारत में आकर सरकारी नौकरी कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं बन सकते। लेकिन क्या वो प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं कर सकते? तो सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में हम सब जितने बैठे हैं, हम सबको बराबर का अधिकार है, लेकिन किसी विदेशी को सरकारी नौकरियों में मौके नहीं दिए जाएंगे, एक गोरखा रेजिमेंट को छोड़कर। गोरखा रेजिमेंट में नेपालियों को शामिल किया जाता, ठीक है, वो विशेष स्थिति है उनकी, उसको। तो अब सवाल क्या निकल कर आता, देखिए, क्या प्राइवेट सेक्टर में लोग नौकरी नहीं करते? आप जानते हैं प्राइवेट अस्पताल होते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में विदेशी डॉक्टर भी बुलाए जाते हैं। दिल्ली में, चेन्नई में, कलकत्ता में विदेशी डॉक्टर क्या करने आते हैं? ऑपरेशन करके जाते हैं, बैठते हैं वो आकर। तमाम कंपनियां प्राइवेट ऐसी हैं जिनमें विदेशी व्यक्ति जो हैं वो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी लोक नियोजन के विषय होंगे उन सब पर समान अधिकार होगा, केवल नागरिकों का। किसका? केवल नागरिकों का। देखिए, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, याद रख लेना, पेपर में आता है कि लोक नियोजन के विषयों में अफसरों की समानता को कहाँ लिखा गया है। अनुच्छेद 16 का अब सीधा करते हैं चौथा पार्ट। दूसरा तीसरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दिया हमने। सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान। सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्ग को, जिसे ओबीसी कहते हैं, पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान। आरक्षण का प्रावधान, ये पार्ट इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ सवाल बनेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक सवाल तो ये बनता है कि बताइए, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना था? पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में बना था। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना था? तो ये बना था बेटा 1953 में। प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए थे काका कालेलकर। कौन थे इसके अध्यक्ष? काका कालेलकर। सरकार को काका कालेलकर ने रिपोर्ट दी, लेकिन सरकार ने उस रिपोर्ट को अमान्य कर दिया, ठीक है। तो काका कालेलकर की रिपोर्ट को सरकार ने नहीं माना, रिपोर्ट अमान्य कर दी। सरकार ने रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। सरकार ने काका कालेलकर के जो सुझाव थे उनको नहीं माना। तो पिछड़ों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था, लेकिन पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जब बना, उसकी जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट को सरकार ने मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। उसके बाद में बना दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना था, इसका एक अन्य नाम है, इसे कहते हैं बेटा मंडल आयोग। क्या कहते हैं?
मंडल आयोग। अच्छा, मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1979 में, जब प्रधानमंत्री थे हमारे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम थे। मोरारजी देसाई ने ही पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था। मंडल आयोग का गठन उन्होंने करा था। मोरारजी देसाई देश के ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान भी प्राप्त हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन थे इस आयोग के? तो उनको बोलते हैं बीपी मंडल। बीपी मंडल, देखिए, कहा जाता है कि जब बीपी मंडल कमीशन ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दी पिछड़े वर्ग की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर, तो इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण दिया गया है। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को कितने परसेंट का रिजर्वेशन है? 27%। तो क्या हुआ, देखिए, इस आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया। ये 1980 में प्रावधान आया था। 1979 के बाद रिपोर्ट आई 1980 में, और उसमें ये कहा गया कि पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण दिया जाए। इसके बाद सरकार ने क्या करा है, ये इम्पोर्टेंट है, सरकार ने इसके बाद क्या करा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये उसी समय बना था जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना था। ये पूछा जाता कब बना था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना 1993 में, ये सन याद रखनी है आपको। इसी समय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना था और इसी समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना था 1993 का। लेकिन पिछड़े वर्ग को संविधान में कोई जगह नहीं थी। अब सरकार ने अभी पीछे 2018 में 102वां संविधान संशोधन करा और पिछड़े वर्ग को संवैधानिक, पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 102वां संविधान संशोधन याद रख लें। 102वें संविधान संशोधन 2018, 102वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2018 में हुआ था। हाँ, देखो इसमें क्या करा गया था, पिछड़े वर्ग को या पिछड़ा वर्ग आयोग को, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। एक आएगा भाग नंबर 16। भाग नंबर 16 में होगा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। उसमें एक आएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338। एक आर्टिकल आएगा 338 कै, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और एक जोड़ा गया इसी के तहत, इसके तहत एक आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया 338 कै। तो इसका कौन सा अनुच्छेद है? 338 कै में किसका प्रावधान है बताओ? जो पिछड़ा वर्ग है, हाँ, उसके संवैधानिक प्रावधानों को किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,
338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और 338 ख में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तीनों आयोग हो गए। देख लेना, एक बात ये इस तरह से है, एक आएगा अनुच्छेद 338, इसमें क्या है, इसमें मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ SC आयोग। SC तो समझ गए ना, अनुसूचित जाति आयोग। और 338 क में, 338 क में क्या बेटा, ST आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। समझ गए ना, ST अनुसूचित जनजाति आयोग। और 338 ख में क्या है, 338 ख में क्या है, OBC आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये पहला 338 ख नहीं था, ये 338 ख जोड़ा है हमने 2018 में किस संविधान संशोधन के तहत, 102B के तहत। और इसी के तहत पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और ये आता भाग नंबर 16 में, भाग नंबर 16 में। जब भाग नंबर 16 हम लोग पढ़ेंगे तो भी एक बार इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। एक इसी का पार्ट है और वो अभी जोड़ा गया है, पहले नहीं था वो अभी जोड़ा गया है। वो पार्ट ये है बेटा, इस तरह से देखो, इम्पोर्टेंट है वो भी, ये सब पेपर में पूछे जाते हैं। एक आएगा अनुच्छेद 16 का 6 पार्ट, छठा पार्ट, आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण। EWS नहीं है अभी, हाँ, तो आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण। अच्छा, कोई बताएगा मुझे कि ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये जोड़ा है 103वां संशोधन, 103वां संशोधन 2019 के तहत। तो 102 में क्या है, OBC को संवैधानिक दर्जा। और 103 में क्या है, EWS, सामान्य वर्ग के, आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं सामान्य वर्ग के, उन्हें 10% का रिजर्वेशन है। एक सवाल और बड़ा इम्पोर्टेंट बनेगा यहाँ से, और वो सवाल ये है, ये जो अनुच्छेद 16 है बेटा, क्या ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त होगा? बोलो, रिजर्वेशन की कोई भी चीज़ विदेशी नागरिकों को हासिल नहीं होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यह अधिकार केवल देश के नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशी नागरिकों को अधिकार प्राप्त नहीं है। तो अनुच्छेद 16 के पहले में क्या था, लोक नियोजन के विषम अवसरों की समानता। 16 के 4 में क्या था, जो हाँ पिछड़ा वर्ग था उसे सरकारी नौकरी में आरक्षण, है ना। और जो 16 का छठा पार्ट था उसमें हाँ सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें 10% का आरक्षण। चलो भैया।